Hello students, starting from where we have left in the last lecture, now we'll be doing explanation of states of matter based on kinetic theory. You all know what is kinetic theory. It is the arrangement of particles and thus this arrangement actually confirms whether the state will be solid, liquid or gas. If they are closely packed like this, if the particles are closely packed like this, then they are solid. If they are little close, but the space is there in between, then this is liquid. And when they are very far away from each other, very less force of attraction between them, then they are gases. Okay, so this is what kinetic theory explains us. Now we'll see how it will be a solid state, liquid state or a gaseous state. Now we'll first see the example of solid state. Now you can see here the particles are very closely packed. When the particles are closely packed, you are not able to see any space between them. So no space. Okay, no space between them. So intermolecular space is almost negligible. Almost negligible means not present. Then the attraction between the particles, where they are very close to each other, so that means the attraction is very much. Okay, the particles attract each other, so the attraction, there's a strong force of attraction. So there is a very strong force of attraction between the particles. So this is what solid state is. Now, as we say that the particles are in constant random motion, but see they are closely packed here. तो अगर क्लोजली पैक्ड है तो उनके पास स्पेस नहीं है ना मूवमेंट की, इसलिए वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं. मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने का मतलब क्या है कि जो अपनी पोजीशन है, सपोज दिस इज द फिक्स पोजीशन, तो लिटिल दिस साइड एंड लिटिल दिस साइड दे विल मूव एंड कम अगेन टू देयर रिस्पेक्टिव मीन position. This is known as vibration or vibrate about their mean position. Mean means जो position की बीच में है, मतलब है फिक्स पोजीशन है, उसके आसपास थोड़े से वाइब्रेशन लेफ्ट हैंड पे, थोड़े से वाइब्रेशन राइट हैंड पे, मतलब अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे. और काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, क्योंकि मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, कम है, तो काइनेटिक एनर्जी इनमें कम होगी. तो सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी. सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी. और शेप और साइज कैसा होगा, क्योंकि सब कुछ फिक्स्ड है, बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो दे हैव गॉट अ हार्ड एंड रिजिड, स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू कंप्रेस. इनको आप दबा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी इतने पास पास बैठे हैं कि आप उनको दबाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे. ठीक है ना. तो देर इज नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज वाई दे हैव फिक्स्ड शेप. उनका कैसा होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड साइज होता है. उनका जो साइज होता है वो भी फिक्स रहता है. सॉलिड्स जितने भी हैं, आपने नोटिस किया होगा, उनका जो साइज है वो हमेशा फिक्स्ड होता है. तो ये हो गया हमारा सॉलिड के बारे में कि सॉलिड्स कैसे होते हैं. ये सारे आपको तीनों पॉइंट्स इनके लर्न करने. नाउ कमिंग अप टू लिक्विड स्टेट. लिक्विड्स में पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा पास नहीं होते हैं. they are little far away. You can see the spaces between them. So they have got the spaces between them. Space भी है और साथ में क्या है, अट्रैक्शन कैसा होगा, थोड़ा दूर हो गए ये दोनों, तो इनमें अट्रैक्शन कैसा होगा, लेस देन सॉलिड. कैसा अट्रैक्शन होगा, लेस देन सॉलिड. गॉट इट. तो स्पेस है, स्पेस इज देयर एंड देन अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड. तो इसीलिए अट्रैक्शन कम है, स्पेस है इनमें, तो क्या होता है, whenever you pour liquid in anything, it will take the shape of the container in which it is poured. okay, but attraction बिल्कुल negligible नहीं है, इसलिए उनका जो साइज है, जो वॉल्यूम है, वो हमेशा कैसा होता है, वो फिक्स होता है. और जो शेप है वो कंटेनर का ले लेते हैं. जिस भी बर्तन में आप डालेंगे, अगर आपने 1 कप वाटर एक बकेट में डाला तो वो बकेट को फिल नहीं करेगा, लेकिन वो बकेट का शेप ले लेगा, जितना भी जगह उसको ऑक्यूपाई करेगा. तो दे हैव गॉट फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड, इट विल बी 1 कप ओनली. बकेट में भी जो पानी है वो 1 कप ही होगा. ओके, लेकिन वो जो शेप है वो बकेट का ले लेगा, बट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा.
ओके, नाउ दिस प्रॉपर्टी मेक्स द लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो करने लगती हैं, फ्लो कर जाती हैं। बट आपको याद रखना है लिक्विड कैसे फ्लो करती हैं, फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर रीजन। ऐसा नहीं है कि आपने एक बकेट में पानी रखा तो वो ऊपर की तरफ चलने लगा अपने आप, अनलेस एंड अनटिल आप मोटर या किसी और चीज़ से उसको ऊपर पहुंचाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अपने आप जो पानी है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी में फॉल करता है, मतलब ग्रेविटी की तरफ फॉल करेगा फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ओके, सो दिस इज व्हाट मेक्स इट मूवेबल। नाउ कमिंग अप टू द गैशियस स्टेट, फिर गैशियस स्टेट पे आ जाते हैं। गैशियस स्टेट में फिर देखेंगे गैशियस स्टेट में क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, ओके, दे आर वेरी फार अवे। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा स्पेस हाईएस्ट। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, द पार्टिकल्स लाई फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर देयरफॉर वेरी वेरी लार्ज। इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक कंप्रेस करने की अगर बात आए, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक प्रेशर लगाऊं, ठीक है, कंप्रेस करूं, इसको दबाऊं, तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये पार्टिकल्स थोड़ा पास पास आ जाएंगे, और जब ये थोड़ा थोड़ा पास पास आएंगे तो इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, और कंप्रेस किया और दबाया, पार्टिकल्स और क्लोज हो गए, पास पास आ गए, तो क्या होगा, तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी आर कंप्रेसिंग गैस। ओके, वी आर कंप्रेसिंग गैस, तो दे कैन बी कंप्रेस्ड, उनको हम अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है इनका बिटवीन द पार्टिकल्स, और इसी वजह से दे फिल द एंटायर, ये देखो ये रीजन है कि क्यों फिल कर देते हैं, वाई गैसेस फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर सो वीक दैट द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव। ठीक है, फ्री टू मूव है इसलिए फिल द स्पेस कर दे। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में कैसी होगी, थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे, लेकिन गैसेस में पार्टिकल्स के पास बहुत जगह है मूव करने की, देखो बहुत जगह है मूव करने की, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट। किसमें हाईएस्ट है काइनेटिक एनर्जी, गैसेस में, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है। ओके, तो गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं, और जितने सब्सटेंस फ्लो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। ये डेफिनेशन है, याद करेंगे, व्हाट आर फ्लूइड्स, डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, व्हाट आर फ्लूइड्स, तो आप लिखेंगे ऑल सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो बोथ गैसेस एंड लिक्विड, दोनों गैसेस भी और लिक्विड भी फ्लूइड है, दे कैन फ्लो आउट ऑफ द कंटेनर, कंटेनर से जा सकते हैं, लेकिन गैसेस में क्या है, जैसे आपने कंटेनर ओपन किया वो चली जाएगी, लेकिन लिक्विड के साथ क्या है, लिक्विड कैन नॉट फ्लो अपवर्ड्स और अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑन देयर ओन, उसको आपको गिराना ही पड़ेगा। उसके बाद ये आ जाते हैं, देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये आपको आपने प्रीवियस क्लास में भी किया है, बट इस क्लास में थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। मास कैसा है, हमेशा फिक्स रहता है हर चीज़ का, मैंने आपको बताया भी है, मास हमने फिजिक्स में पढ़ा भी है, मास नेवर चेंजेस, मास नेवर चेंजेस, तो मास इज डेफिनेट और फिक्स्ड, फिक्स्ड भी वर्ड यूज कर सकते हैं डेफिनेट की बजाय, मास इज फिक्स्ड। शेप कैसा है, सॉलिड्स में डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है, लिक्विड में कोई शेप नहीं होता, वो किसका शेप ले लेता है, कंटेनर का। गैसेस क्या करते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं है। वॉल्यूम सॉलिड्स का फिक्स्ड है, लिक्विड का भी फिक्स्ड है, लेकिन गैसेस का कोई फिक्स नहीं, तो आप नॉट फिक्स्ड भी लिख सकते हैं इनडेफिनेट की जगह, नॉट फिक्स्ड भी लिख सकते हैं। पार्टिकल्स कैसे हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड एंड लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम, ओके, सबसे कम पैक्ड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, आपस में अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा कम, और सबसे कम किस में है, गैसेस में। स्पेस सबसे कम सॉलिड में, उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा गैसेस में। फ्लूइडिटी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी, व्हाट इज फ्लूइडिटी, द एबिलिटी टू फ्लो, विच कैन फ्लो और कैनॉट फ्लो, तो सॉलिड्स में आप लिख देंगे कैनॉट फ्लो, कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो, गैसेस। कंप्रेस कर, सॉलिड ऑलरेडी इतने ज़्यादा कंप्रेस्ड हैं, पार्टिकल्स बहुत पास पास है, तो उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते उनको, ओके, तो हम सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, नॉट देयर, नॉट लिख सकते हैं खाली, और
लिक्विड्स को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। कमिंग टू रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, हाईली रिजिड, सॉलिड्स बहुत रिजिड होते हैं, लिक्विड थोड़े कम रिजिड होते हैं, गैसेस बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते हैं। काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट, हायर एंड हाईएस्ट। ओके, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर जो है वो इंटरचेंज कर जाता है, चेंज कर जाता है, दिस इज नोन एज इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। दिस इज द डेफिनेशन व्हिच वी विल बी लर्निंग। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द phenomenon of change of one state of matter into another and then back to the original state without any change in its chemical composition। याद रखेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज नहीं होता है क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। ओके, दिस इज ओनली फिजिकल चेंज, देयर इज नो केमिकल चेंज इन इट। सो इसलिए इसको बोलेंगे कि विदाउट एनी चेंज इन, ये कीवर्ड है आपका। ओके, केमिकल कॉम्पोजिशन, ये आपके आंसर में दिखाई देना चाहिए मुझे कि आपका जो चेंज है वो इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये फिजिकल चेंज है, कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में इसमें चेंज नहीं होता है। कैसे आप ये चेंज कर सकते हैं, इंटरकन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? हाउ यू कैन interconvert state of matter? So there are two methods which you have to learn. First is by temperature and second one is by pressure. अगर आपने किसी चीज़ को हीट किया, टेम्परेचर दिया उसके ऊपर, मान लीजिए उसके पार्टिकल्स पास पास थे, ओके, पास पास थे, आपने इनको हीट कर दिया, हीट कर दिया, क्या होगा, क्या बढ़ेगा इसमें? इनका जो बीच का जो इनका वाइब्रेशन हो रहा था ना, वो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन जो था मेन पोजीशन पे वो बढ़ जाएगा, बिकॉज हीट इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने पीछे बताया था हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, मोर हीट means more kinetic energy. So these particles will start moving, start the movement and then later on they will, ये देखिए थोड़ा दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो कौन सी स्टेट हो गई? लिक्विड हो गई। और आपने हीट दी, इसको हीट देते ही चले जा रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे? बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो कौन सी स्टेट आ गई? गैशियस स्टेट। ओके, सो दिस वे आपका जो इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, यू कैन ब्रिंग इट अबाउट बाय टेम्परेचर। तो इस तरीके से जैसे आप हीट देते हैं तो सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, मोर हीट इज गिवन, पार्टिकल्स मूव अपार्ट एंड देन द स्टेट चेंजेस इनटू gaseous. So this is the way you can by heating you can change the state. फिर से देख लेंगे एक बार, सॉलिड को हीट किया, सॉलिड को हीट किया लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया गैस बन गया। लेकिन अब इसका उल्टा भी ट्रू होगा, अगर उस गैस को हम कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जिसको आप कंडेंसेशन कहते हैं, और फिर उस लिक्विड को और कूल करें तो उसको हम वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, लिक्विड को आपने कूल किया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। दिस वे, दिस इज अ साइकिल काइंड ऑफ थिंग। देखेंगे आप, देखो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो इस तरीके से एक साइकिल की तरह है कि सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बाय गिविंग हीट, और बाय कूलिंग फिर अगेन गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से solid. So this way we can bring about the interconversion of state of matter. ये तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया अपना लिक्विड का। अब एक इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम समझ लेंगे कि वाटर इज अ लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जो घर पे आपके पानी है वो लिक्विड है ऑर्डिनरी कंडीशन पे, टेम्परेचर की और उसकी, लेकिन जैसे ही आप उसको डीप फ्रीजर में डालेंगे तो वो कूल हो जाएगा और चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री। यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो इसमें हो रहा है सॉलिड में। लेकिन अगर आइस को वापस से आप रूम टेम्परेचर में रख देंगे, यानी गर्म हो जाएगा वो 0 डिग्री से, जो रूम टेम्परेचर होगा हमारा जैसे इस टाइम है वो ऑलमोस्ट 27-28 डिग्री है, तो उसमें आइस वापस से क्या होगी? मेल्ट होगी एंड इट विल चेंज इनटू लिक्विड वाटर। सो दिस वे इट कैन बी ब्रॉट द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ। उसी तरीके से हम इसको अब उल्टा भी देखेंगे, उसी तरीके से हम वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री। पानी लिक्विड को आपने हीट किया 100 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा? वो गैस स्टीम बन जाएगी। ओके, स्टीम बन जाएगी, मतलब वाटर वेपर बन जाएगा। और फिर उसको कूल कर देंगे अगर हम, तो इट विल अगेन चेंज इनटू लिक्विड कंडेंसेशन। लेकिन उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर, ठीक है, और गैस है जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर। ये जो आपका है इसके तीनों का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इनका तीनों का फॉर्मूला होगा H2O।
तीनों का फॉर्मूला H2O होगा। क्यों होगा तीनों का फॉर्मूला H2O? क्योंकि कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है, जो चेंज है वो सिर्फ फिजिकल है, उसने अपनी स्टेट चेंज करी है, पर केमिकली सबका फॉर्मूला है H2O, चाहे वो आइस हो, चाहे वो लिक्विड हो, और चाहे वो वाटर वेपर हो। यहाँ मैं गैस नहीं बोल रही हूँ, वाटर वेपर बोल रही हूँ, क्योंकि जब वाटर चेंज होगा गैसियस स्टेट में तो वो वाटर वेपर कहलाएगा। ओके, किसी भी चीज़ का वेपर हो सकता है, लेकिन जब वाटर चेंज करेगा तो वाटर वेपर होगा, कोई और चीज़ होगी तो उसके वेपर कहलाएंगे वो। ओके, दिस वे। नाउ कमिंग अप टू दिस, फिर वही सेम चीज़ उन्होंने बताई, आइस वाटर और स्टीम, और फिर कूल करेंगे उसको तो इट विल चेंज अगेन बैक टू द सॉलिड। एक और एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कैंडल वैक्स का, देखेंगे हम। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो आपने देखा है कुछ कुछ वैक्स, सारा वैक्स नहीं, ध्यान रखिएगा, सारी कैंडल का जो वैक्स है वो नीचे नहीं मेल्ट होता है, मेल्ट जो नीचे पड़ा होता है बहुत थोड़ा सा होता है, क्योंकि बाकी जितना भी वैक्स है वो एक्चुअली बर्न कर गया है, वो बर्न करके कहाँ चला गया है, वो एटमॉस्फेयर में चला गया है आपका। और लेकिन यहाँ पे हीट हुआ है, यहाँ पे जो वैक्स था वो जब हीट हुआ है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और मेल्ट होके नीचे गिर गया है, ठीक है। लेकिन इस लिक्विड को, और फिर लिक्विड को गिरने के बाद फिर यहाँ पे वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी एक तरह का इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड वैक्स ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड वैक्स, देन लिक्विड वैक्स व्हेन कूल्ड चेंजेस इनटू सॉलिड। ये भी एक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो इस तरीके से ये हम देखेंगे। ओके, हाउ दिस चेंज टेक्स प्लेस, कैसे ये चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ काइनेटिक एनर्जी वाला, जो भी मैंने बताया था कि जब आप पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो मूवमेंट उनका फास्ट हो जाता है, और इस तरीके से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ लेते हैं और थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं और चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसको आप इस तरह से लर्न करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituent particles gain kinetic energy and start vibrating more vigorously। vigorously मतलब बहुत जोर से, फास्ट। इवेंचुअली एक स्टेज ऐसी आएगी एट विच पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी उन्होंने गेन कर लिया है, आपने जो हीट दी है उससे बहुत सारी एनर्जी उन्होंने गेन कर लिया है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको उन्होंने तोड़ दिया है, ओवरकम कर दिया, तोड़ दिया है, ठीक है। एंड देन दे स्टार्ट मूविंग, और मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और दस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। और हीट करेंगे तो फिर हो जाएगा इस तरीके से, और जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्रिएट होते जाएंगे, और वो अल्टीमेटली लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और फिर बाद में गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसका उल्टा जब कूलिंग करेंगे आप, व्हेन कूलिंग इज डन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, याद रखेंगे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। कूल करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, स्पेस डिक्रीज होंगे, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। ओके, एंड देन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, अट्रैक्शन हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब आपको सब्लिमेशन की डेफिनेशन याद करनी है। व्हाट इज सब्लिमेशन? सम सब्सटेंस दैट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। सीधे सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में, बीच में कौन सी स्टेज नहीं आई, लिक्विड की स्टेज नहीं आई। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सीधे सॉलिड से गैस बन जाते हैं विदाउट अंडरगोइंग अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंसेस को सब्लिमेबल सब्सटेंस कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन का शो करा है, सॉलिड स्टेट हीट करा, हीट करके डायरेक्टली गैस बन गया, गैस को कूल करा, सीधे सॉलिड बन गया, बीच में कहीं लिक्विड स्टेट नहीं है। याद करना क्या है इसमें सब्लिमेशन की डेफिनेशन याद करनी है, और इसमें क्या याद करना है आपको, इसमें एग्जाम्पल्स याद करने हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेबल सब्सटेंस? कैम्फर, कपूर जो हमारे घर में होता है जिसको हम जलाते हैं, वो डायरेक्टली आपने देखा है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन, ओके, आयोडीन भी सब्लिमेबल है। नैप्थलीन बॉल्स, आपके मदर, आप देखा होगा आपने, जब सर्दियों के कपड़े रखती हैं अंदर पैक करके, शी कीप्स नैप्थलीन बॉल्स इनसाइड देम। तो ये एक तरह से जितने भी हमारे छोटे छोटे वो इंसेक्ट्स हैं, वो जो हैं वो जो काट देते हैं कपड़ों को, नुकसान पहुंचाते हैं उनको, वो मार देती है, उसके वेपर्स होते हैं, एंड बिकॉज इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वो कपड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। देन कमिंग अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। एंड देन ड्राई आइस,
ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हाट इज ड्राई आइस? क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे बना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? फिर वही फिनोमिनन, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स दूर दूर थे, कंप्रेस कर दिए उनको, उनको हमने प्रेशर लगाया उनके ऊपर, प्रेशर लगते ही क्या हुआ, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ गए, और इतने पास आ गए कि किस में कन्वर्ट हो गए कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड में. ओके, तो इसको बोलते हैं सॉलिड. आपने जब आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपोज करेंगे एटमॉस्फेयर में, यू विल सी दैट इट्स डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, और बहुत कूल वेपर्स होते हैं उसके, बहुत ठंडे वेपर्स होते हैं. ठीक है, तो ये सॉलिड हो गया. और अमोनियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड है, NH4Cl. तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो नैप्थलीन बॉल्स आर यूज्ड, कहाँ यूज होती हैं नैप्थलीन बॉल्स? अभी मैंने बता दिया आपको. अगेन वील जस्ट गो थ्रू इट. Naphthalene balls are used in bathrooms, wardrobes to keep the pests away. With the passage of time, they become smaller क्योंकि वो सब्लाइम कर जाती हैं, वेपर में चेंज कर जाती हैं. ओके, एक्टिविटी 4 देखेंगे. What is this activity? This activity actually we'll be doing in class 9th in the laboratory. Okay, अपने लैब में हम करेंगे. ओके, फिर अभी हम इसको सिर्फ समझ लेते हैं. एक टेस्ट ट्यूब लेना है ड्राई, एंड देन वी हैव टू होल्ड इट विद अ होल्डर, एंड देन उसमें हमने डालना है पिंच ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड यहाँ डाल दिया हमने इसको हीट किया. तो यू विल नोटिस बिकॉज अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, इट विल नॉट अंडरगो लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट को अंडरगो नहीं करेगा, सीधे किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सॉलिड स्टेट में. और आप देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब का अपर पोर्शन है उसमें ये सॉलिड की तरह यहाँ पे ठंडा होके, जो यहाँ से गया तो गर्म था, वेपर स्टेट में था, यहाँ आया ठंडा हो गया. ऊपर टेस्ट ट्यूब गर्म नहीं है, ठंडा है, तो यहाँ पे ये एज अ सब्लिमेट. सब्लिमेट मीन्स द सब्लिमेबल सब्सटेंस विच कंडेंसेस आफ्टर चेंजिंग इनटू वेपर, कंडेंसेस बैक टू सॉलिड स्टेट. तो वो जो सॉलिड स्टेट बन जाती है फिर से, उसको हम सब्लिमेट कहते हैं. You have to learn the observation. Solid ammonium chloride directly changes into white vapors without changing into liquid state. यही है sublimation की आपकी definition. वेपर सॉलिडिफाई हो जाते हैं ऊपर जाके कूलर पार्ट पे, और क्या बन जाते हैं? सब्लिमेट. इसको सब्लिमेट कहते हैं. और इस तरह से ये प्रूफ है हमारे पास कि सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू gaseous state on heating. Do all substances change their state? No. सारे सब्सटेंसेस अपनी स्टेट चेंज नहीं करते हैं. दे डोंट चेंज. ओनली फ्यू सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट. अब आपको 4 एग्जांपल्स लिखने हैं जो कि अपनी स्टेट चेंज नहीं करते. मतलब अगर आपने सॉलिड है वो स्टेट और उसको आपने हीट किया तो भी वो सॉलिड में रहे. ऐसे आपको 4 एग्जांपल्स करने हैं. ठीक है, इसको आपको बुक में ही, जब आपके पास बुक आएगी तो यहीं पे वो 4 एग्जांपल्स आप लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे. ओके, तो ये हमारा सारा टेम्परेचर की कहानी थी कि कैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, एंड देन वी कैन चेंज द स्टेट. नाउ कम्स द सेकंड method. As I've told you earlier that there are 2 methods by bringing the conversion of state of matter. Now this is the second one, and it is about pressure. फिर वही बात है अभी जो मैंने समझाई थी. पार्टिकल्स हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से पिस्टन है. ठीक है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं. जैसे ही आप इसमें प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो पार्टिकल्स हैं, प्रेशर लगाया और लगाया प्रेशर, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आने लगेंगे. दे विल कम क्लोजर. तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट चेंज हो जाएगी, बिकॉज यू हैव पुट प्रेशर, यू हैव ब्रॉट द पार्टिकल्स टुगेदर. सो गैस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड एंड देन इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इट एंड बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर. तो लिक्विड ऑक्सीजन तक हमें, लिक्विड हाइड्रोजन, सारे गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं और इसको लिक्विफैक्शन कहते हैं. प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफैक्शन व्हेन वी आर कन्वर्टिंग गैसेस इनटू लिक्विड्स. ओके, तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस हो जाता है. एयर्स में 75% हमारा क्या है? हमारा 78% हमारा नाइट्रोजन है. ठीक है, और 21% हमारा ऑक्सीजन है. यानी जो मेजॉरिटी ऑफ एयर है हमारी, एयर के पास हमारे पास 99% मान लेंगे हम, 99% हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. तो दीज आर द 2 मेजर गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर. बाकी 1% में आपके बाकी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी.
जब प्रेशर को आप इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे और प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, तो एयर चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। तो याद रखिएगा, प्रेशर को इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, ठंडा करना है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, जितना भी जो भी आपका डिओड्रेंट वगैरह का कैन है वो हमेशा थोड़ा ठंडा सा फील होता है। वो इसका इसीलिए रीज़न ये है कि वो बहुत सारे प्रेशर में उसको गैस को लिक्विफाई करा गया है। ओके। एलपीजी सिलेंडर जो आपके घर में आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके अंदर कुकिंग गैस होती है, वो भी लिक्विड स्टेट में आ जाती है गैस। उस गैस को लिक्विड प्रेशर में डाल हाई प्रेशर में डाल के उसको लिक्विड स्टेट में कर देते हैं, और बहुत लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो एक गैस ही है। ओके, इट्स नॉट लिक्विड। हार्डेस्ट रॉक अंडर द अर्थ क्रस्ट मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जितने भी हमारा कोर है वो मोल्टन है, आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि जो मोल्टन कोर है, मतलब वो जो क्रस्ट है हमारी नीचे जो है हमारी हार्डेस्ट, कितनी भी बड़ी बड़ी रॉक्स भी अंदर मोल्टन स्टेट में है। वाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नाउ लुक एट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लिक्विड कन्वर्ट हो रही है गैस में। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन, लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू गैस। गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। लिक्विड कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में, प्रोसेस का नाम है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। और सॉलिड कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग। ओके, फिर सॉलिड भी डायरेक्टली चेंज हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में, प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। अब उल्टा, सब्लिमेशन का उल्टा याद करेंगे। आज ये डेफिनेशन आपको पहला ये वर्ड आया है। गैस जब वापस सॉलिड बन जाती है तो उसको डेपोजिशन कहते हैं। यानी सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है? डेपोजिशन। सब्लिमेशन ऑपोजिट इज डेपोजिशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सॉलिड से गैस बनना। व्हाट इज डेपोजिशन? गैस से सॉलिड बनना। ओके, सो दिस इज नोन एज डेपोजिशन। कुछ टर्म्स हमें याद करनी है। ये टर्म्स आप ऑलरेडी बहुत बार याद कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फिर से पूरा रिवीजन करेंगे इसका। मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है? मेल्टिंग से ही समझ जाना। मेल्टिंग क्या है? सॉलिड से लिक्विड। जब भी मेल्टिंग का वर्ड आए तो याद रखना है कि आपकी आइस जो है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, वाटर में। यानी आइस क्या है? सॉलिड। किसमें कन्वर्ट हो रही है? वाटर में, यानी लिक्विड में। तो व्हाट इज मेल्टिंग? सॉलिड इनटू लिक्विड। लेकिन हमेशा याद रखेंगे जो टेम्परेचर होता है इसका वो फिक्स्ड होता है, इसीलिए पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे मेल्टिंग हो पाएगी। हर टेम्परेचर पे मेल्टिंग नहीं हो पाएगी, जो टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो पाएगी वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग और फ्यूजन की डेफिनेशन बोलेंगे, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। कौन सा प्रोसेस? मेल्टिंग और फ्यूजन एक वो प्रोसेस है जहाँ पे हमारा सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, और मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है। तो याद रखना, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब टेम्परेचर हैं। और उसके वर्ड क्या के यूज़ क्या करेंगे? फिक्स टेम्परेचर। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर वो नॉर्मल है हमारा, जो रूम में एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस आपको सारी याद करनी है। एग्जाम्पल याद कर लेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक पूरी बर्फ मेल्ट नहीं हो जाएगी, उस बर्फ का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री ही रहेगा। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन आपको पता है। फिर क्या है? इवेपोरेट कौन होता है? लिक्विड इवेपोरेट होती है। लिक्विड इवेपोरेट होकर क्या बनती है? गैस बनती है। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन अपने आप याद आ गई। इसमें कीवर्ड आएगा प्रोसेस। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस। तो बस हो गया। डेफिनेशन जब याद करनी है सिर्फ प्रोसेस का नाम लेना है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच दिस चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। और पॉइंट क्या है? फिर उसमें क्या आएगा वर्ड? फिक्स टेम्परेचर। सो बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिक्स टेम्परेचर इन विच लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट या एवेपोरेशन पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप याद करेंगे। एग्जाम्पल याद करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर उसमें कुछ इंप्योरिटी मिली है तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। कंडेंसेशन क्या है? नॉर्मल डेफिनेशन पहले ध्यान करेंगे। व्हाट इज कंडेंसेशन? लिक्विड गैस जो है आपकी वो कूल होके क्या बन रही है? लिक्विड बन रही है, तो कंडेंसेशन हो रहा है। तो इसका बता, फिर वही अगर डेफिनेशन लिखनी तो प्रोसेस वर्ड ऐड कर लेना। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन अ गैसियस स्टेट चेंजेस इनटू
लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का दूसरा नाम लिक्विफैक्शन भी है, क्योंकि गैस से लिक्विड बन रहा है, तो लिक्विफैक्शन। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है, व्हाट इज लिक्विफैक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पता होना चाहिए लिक्विफैक्शन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉइंट अगेन सेम थिंग, टेम्परेचर। तो जब भी पॉइंट वर्ड ऐड हो जाएगा तो आप फिक्स्ड टेम्परेचर, ओके, ये लिखेंगे डेफिनेशन में। तो व्हाट इज कंडेंसेशन पॉइंट? इट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। ओके, एग्जाम्पल है स्टीम। स्टीम जो है वो कंडेंस होती है लिक्विड में 100 डिग्री सेल्सियस पे। लिक्विफैक्शन ये मैंने बता दिया आपको, उसका नाम लिक्विफैक्शन ही है कंडेंसेशन का, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग से एक डेफिनेशन दे दी है इसकी। कुछ वो सेम ही है, उसको कुछ दोनों को मिला के याद कर लेंगे। फ्रीजिंग आपको पता है, फ्रीजिंग जब हम कहते हैं बर्फ़ पानी जो है फ्रीज होके, तो याद रखना व्हाट इज फ्रीजिंग, लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड। कहीं लिख के देख लेना जब डेफिनेशन लिखो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो प्रोसेस बाय विच लिक्विड सब्सटेंसेस चेंजेस, प्रोसेस वर्ड ऐड हो जाएगा डेफिनेशन में, प्रोसेस एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। और इसका दूसरा नाम क्या है, सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि लिक्विड बन रहा है सॉलिड। फ्रीजिंग पॉइंट, फिक्स टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री। ओके, सब्लिमेशन मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉ है जो लवोइजियर ने प्रपोज किया था, एंटोइन लवोइजियर ने प्रपोज किया था, और उन्होंने क्या कहा था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो उसमें आप कोई नई चीज़ नहीं बनाएंगे या कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ओके, इट ओनली चेंजेस इट फॉर्म्स, दैट्स इट। तो अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, तो वाटर बनता है। ओके, इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, और ये जो नई चीज़ बन गई है, जितनी हमने ये ली थी टोटल करके, उतनी ही टोटल ये बनेगी हमारी। समझ में आ गया? इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो अभी ये बैलेंस नहीं है, लेकिन आगे बैलेंसिंग समझाऊंगी। अभी सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी हम कोई 2 या 3 चीज़ लेते हैं और उनसे कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो उन दोनों का जो मास होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, बिकॉज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई नई चीज़ इधर बनेगी नहीं, और जो पुरानी चीज़ थी वो प्रेजेंट रहेगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और दोनों का मास कैसा होगा, इक्वल होगा। Okay, so what is law of conservation of mass? That matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. However, it may change from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है। तो फॉर्म चेंज कर सकता है, लेकिन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपको पता है, ये हमने सब ऑलरेडी पढ़ लिया है, 7th में भी आपको बताया गया था, 8th में। आप ये समझ लीजिए रिएक्टेंट्स क्या हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, ये एरो लगाया और ये बनाया, तो ये आपका रिएक्टेंट्स हो गए, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो अभी हम अपना दोबारा वही एग्जाम्पल देखेंगे जो अभी हमने लिखा था कि H2 वाला। तो उसमें देखेंगे H2 + O2 गिव्स H2O। तो इसमें टोटल मास ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ दिस, इसके टोटल मास के बराबर होगा। ओके, और इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंस करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अब ये बैलेंस्ड है। तो असली रिएक्शन ये है हमारी वाटर फॉर्मेशन की। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर हम इसको सबको ऐड कर देंगे, तो इसमें कितने, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें कितने एटम्स हैं, 2 2 ज़ 4। तो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ 4, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। समझ में आ गया? तो इस तरीके से रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के वो बराबर रहेंगे, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, या मास, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए इसमें से कोई गैस बन गई, गैस बन गई, अब वो एटमॉस्फेयर में चली गई, लेकिन अगर हम उसको रोक के और उसको मेजर करें,
तो वो अपने प्रोडक्ट के बराबर ही होगी। ओके, तो इस तरीके से टोटल मास रिमेन्स द सेम। ओके, नाउ विल सी वन एक्टिविटी जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमारा मास वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रूव करेगा। अब हमने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, ये दिख रहा है आपको कॉनिकल फ्लास्क है ये, दिस इज वन कॉनिकल फ्लास्क। अब इस फ्लास्क के अंदर हमने एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। ओके, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का हमने इसमें सॉल्यूशन डाल दिया है और फिर हमने क्या किया, एक थ्रेड बांध के, देखिए ये हमने कॉर्क लगा रखा है ऑलरेडी, बंद कर रखा है इसको, ये बंद इसलिए कर रखा था कि इसमें से कोई चीज़ बाहर ना जाए। ओके, क्योंकि हमें मेजर करना है कि रिएक्शन के बाद भी चीज़ें सेम रहती हैं। हमने ऑलरेडी पहले ही Na2SO4 को मेजर कर लिया है, ये हमारा 5 ml है। और ये इस एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने दूसरा केमिकल डाला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये है। बेरियम क्लोराइड भी हमने ऑलरेडी मेजर कर लिया है और हमने 10, इसके अंदर हमने डाल दिया है 10 ml। और इसमें हमने डाल दिया है 5 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये भी हमने लिया है 5 ml। ओके, तो 5 ml सोडियम सल्फेट लिया हमने और 5 ml हमने बेरियम क्लोराइड लिया। पहले तो हमें देखेंगे कि रिएक्शन होता क्या है ये जब हम दोनों चीज़ मिलाते हैं। जब आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलाते हैं तो आपका नया प्रोडक्ट बन जाता है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, पीपीटी यहाँ पे वाइट पीपीटी बनता है, वाइट कलर का एक कर्डी प्रेसिपिटेट बनता है। तो वाइट पीपीटी का प्रेसिपिटेट का भी रिएक्शन है ये, मैंने ऑलरेडी याद कराया आपको क्लास 7 में, फिर से आप दोबारा इसको याद करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है इसमें देखो दो नई चीज़ें बन रही हैं। BaSO4 बन रहा है, दैट इज बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो दो नई फॉर्मेशन हुई है, लेकिन जब टोटल मास करेंगे ना इसका पूरे का, तो वो बिल्कुल सेम आएगा। यानी टोटल जो इस पूरे कॉनिकल फ्लास्क का वेट होगा, तो वो हमारा कॉनिकल फ्लास्क इंक्लूडिंग टेस्ट ट्यूब, इंक्लूडिंग कॉर्क, सब पूरा बराबर रहेगा जो एक्सपेरिमेंट से पहले था और जो एक्सपेरिमेंट के बाद था। हमने इसमें से टेस्ट ट्यूब में हैंग कर दिया है और थोड़ी देर बाद हमने इसको ड्रॉप कर दिया थ्रेड से, ताकि ये इसमें गिर जाए इसमें और रिएक्शन होना शुरू हो जाए। ओके, और हमने इसको बंद कर दिया है ताकि कोई चीज़ बाहर ना जाए। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, जैसे ही हमने उस टेस्ट ट्यूब को उसमें नीचे डाला और रिएक्शन शुरू हुआ, आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बन गया है। किसका बना है, वो बेरियम सल्फेट का, और कुछ लिक्विड भी है और वो है NaCl का लिक्विड। ओके, एक्वस सोल्यूशन है। अब हमने इसको मेजर किया, जब हमने मेजर किया तो जो सेटअप से पहले हमारा था टोटल मास ऑफ अपैरेटस प्लस रिएक्टेंट, तो बाद में भी टोटल मास ऑफ apparatus प्लस प्रोडक्ट ये दोनों बराबर थे, LHS इज इक्वल टू RHS। दिस प्रूव्स दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास exist, and this means that the reactant total mass of the reactants equal to the total mass of the product। समझ में आ गया? Okay, now it is clear from the above experiment that there is no change in mass before and after reaction। मास में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ नए सब्सटेंसेस बन जाएंगे, लेकिन उनका मास कैसा होगा, केमिकल चेंज हो रहा है तो नई चीज़ें बन जाएंगी, तो फिजिकल और केमिकल चेंज होगा, इसमें नई चीज़ें बनेंगी, कलर भी चेंज होगा, हीट भी निकलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो टोटल मास है वो सेम रहेगा। ओके, ये आप एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी यू कैन डू एट होम वेरी इजीली। एक प्लास्टिक बैग लेना है, उसमें जिप लॉक लेनी है, और आपको विनेगर और बेकिंग सोडा लेना है, और वेइंग बैलेंस आपके घर में होना चाहिए। अब आपने क्या किया, आपने लिया एक बेकिंग सोडा, पेपर पे ले लिया, और उसमें क्या डाल दिया आपने, 1/4 कप ऑफ विनेगर इन प्लास्टिक बैग। पहले इनको अलग अलग वे किया हमने, बेकिंग सोडा को जो पेपर पे लिया था उसको वे किया अलग, और जो हमने विनेगर लिया था 1/4 कप, उसको भी हमने अलग से वे कर लिया। और दोनों का वे जो है, जो भी हमने वेट किया उसका, दोनों के वेट को हम ऐड करके और एक अलग निकाल देंगे, जैसे मास ऑफ प्लास्टिक बैग एंड विनेगर प्लस बेकिंग सोडा एंड पेपर, ये आ गया WG। तो WG आ गया हमारा टोटल वेट इन ग्राम्स। Now carefully put the baking soda with the paper in the plastic bag and lock the zip। पूरा इस पेपर के साथ ही डाल देंगे बेकिंग सोडा को उसी जो आपने जिप बैग लिया है, और जल्दी से जिप को बंद कर देंगे। ओके,
तो जल्दी से उसको जिप बैग में डाल देंगे और जैसे ही जिप बैग में डालेंगे और उसको जिप को बंद कर देंगे तो कुछ इस तरह का होगा। देखेंगे प्लास्टिक बैग है ये, इसमें विनेगर पड़ा हुआ था, आपने इसमें पेपर प्लस बेकिंग सोडा डाल दिया, आपको कुछ एफरवेसेंस दिखाई देगा, झाग जैसा दिखाई देगा और रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। और चूंकि बैग बंद है तो बैग में से कोई भी गैस बाहर स्केप नहीं करेगी, ऑल्दो इस रिएक्शन में गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस फॉर्म होती है इस रिएक्शन में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और फिज करके स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस, बिल्कुल आवाज करके फिज करके आएगा और आप देखेंगे कि आपका जो प्लास्टिक का जो बैग है वो थोड़ा सा उसमें आपको गैस समझ में आएगी कि सम गैस इज क्रिएटेड। ओके, फिर लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो रिएक्शन के बाद का बैग है इसको वे करना है। जब आप वे करेंगे तो आप देखेंगे ये डब्ल्यू के बराबर ही है। डब्ल्यू क्या था? हमारा रिएक्शन से पहले का बैग का वेट था और अब हमारा प्लास्टिक बैग रिएक्शन के बाद भी वो डब्ल्यू ही है। इसका मतलब क्या हुआ? LHS इज इक्वल टू RHS, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपको सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आपका बेकिंग सोडा है, ये आपका एसिटिक एसिड है यानी विनेगर है और इसमें जो गैस बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन हो रही है और वाटर की। ये रिएक्शन आप याद कर लेंगे, अपनी रिएक्शन कॉपी में लिख लेंगे। ओके, सबके पास रिएक्शन कॉपी बनी हुई है, उसी रिएक्शन कॉपी में अपने रिएक्शंस आगे बढ़ा लेंगे। ओके, तो इस तरीके से जब भी आप लॉ को प्रूव करेंगे तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए ताकि जो भी गैशियस प्रोडक्ट बनाए वो एस्केप ना करे। अदरवाइज क्या होगा, आप कहोगे कि मैम ये तो कम है, जो हमारा LHS था वो ज़्यादा था, RHS कम है, लेकिन वो गैस भी तो एस्केप हुई, उसका भी तो मास था ना। तो अगर आप उसको पैकेट को बंद रखेंगे या क्लोज कंटेनर रखेंगे तभी जाके ये एक्सपेरिमेंट आपको सही से आएगा। ओके, When wood is burnt in air, ash is formed. जब वुड बर्न होती है तो ऐश बनती है। हालांकि ऐश जो है, राख है, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द वुड। बहुत बड़ा लॉग ऑफ वुड आपने लिया और जब उसकी राख बनी तो बहुत थोड़ी सी थी, तो आप बोलोगे मैम ये तो मास कम हो रहा है। बट बेटा, सम गैसेज आर ऑलरेडी स्केपिंग इन द एटमॉस्फेयर व्हेन वुड इज बर्निंग। आपने देखा होगा जब वुड बर्न करती है गैस स्केप करती है, तो वो जो गैस स्केप करती है, so the ash is formed which is very less, and the reason is when wood is burned most of the things उसमें से बहुत सारी चीज़ें वेपराइज हो जाती हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं गैशियस प्रोडक्ट। तो अगर हम उसको एक क्लोज कंटेनर में करें और हम गैशियस प्रोडक्ट्स को भी वे करें तो वो बराबर ही होगा। ओके, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन में आप गैस वुड को बर्न कर रहे हैं तो गैसेस एस्केप कर जा रही हैं और जो सॉलिड ऐश है वो बहुत कम उसमें फॉर्म हो रही है। सिमिलरली आप मैग्नीशियम रिबन लीजिए, एक मैग्नीशियम रिबन लिया आपने, उसको एयर में बर्न करिए, एक वाइट सॉलिड बनेगा और वो वाइट सॉलिड होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तब भी यही होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मैग्नीशियम है, जितना आपने मैग्नीशियम लिया उससे ज़्यादा का MgO बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में से आ रही है वो ऐड हो जाती है। अब हमने इस ऑक्सीजन को कंसिडर ही नहीं किया, वे ही नहीं किया, है ना। बट एक्सपेरिमेंटली ये वाला जो साइड है इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू दिस साइड, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मास। ओके, तो इस तरीके से ये अब चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। रिकैपिटुलेशन पॉइंट्स वी कैन जस्ट गो थ्रू एंड देन after watching this video we'll have a question answer session in which you can ask your queries, and then question answers I'll be sharing with you in the PDF format, and then you'll be doing it once you get your copies from the market. Till then, if you want, you can learn directly from the PDF. Thank you.